भांजे के प्यार में पागल मम्मी ने अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिवाली वाले दिन चाय बनाती और चाय के अंदर नींद की गोलियां मिला देती हैं और इसके बाद अपने पति और अपने बच्चों को पिलाती हैं। जब वो चाय पी करके सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो अपने ही भांजे के साथ मिलकर रात को अपने पति के फरसे से टुकड़े करना स्टार्ट कर देती है। जब उसका पति दर्द से कर रहा था, तो उसका बेटा जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो उठ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि उसका बुआ जी का लड़का अमित और उसकी माँ लक्ष्मी ये दोनों मिलकर उसके पिता के टुकड़े कर रहे हैं, तो वो चीखता है, चिल्लाता है और रोने लग जाता है। कहता है कि मेरे पापा को मत मारो। इसके बाद उसकी माँ है अपने बेटे की भी पिटाई करती है और कहती है कि चुप हो जाओ, वरना जो हाल तुम्हारे पिता का है वही हाल तुम्हारा होगा। वो बच्चा इतना डर जाता है कि अपने रूम में चुपचाप जाकर के सो जाता है। लेकिन चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। कुछ ना कुछ सबूत तो रह ही जाता है। ये कहानी है कानपुर की। कानपुर में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे शिववीर सिंह। दरअसल इनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। गुजरात में इनकी जॉब भी लग जाती है। जॉब लगने के बाद इनकी 15,000 रुपये सैलरी रहती है। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी है, ये भी शिववीर को पसंद करती हैं और ये दोनों आपस में बातें करते थे। बातें करते करते एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। 2004 में दोनों की लव मैरिज होती है और लव मैरिज के बाद अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। शिववीर है, ये गुजरात में जॉब करता था। उस वक्त उसकी 15,000 रुपये सैलरी थी। वो घर के खर्चे के लिए पैसे घर पे भी भिजवाता था और अपना खर्चा भी निकालता था। धीरे धीरे वक्त बीता और उनके 3 बच्चे होते हैं और ये वक्त के साथ बड़े भी होते हैं। लेकिन एक दिन जो शिववीर है, इसकी जॉब छूट जाती है, गुजरात वाली। इसके बाद वो अपने घर आता है, गांव में जहाँ पे रहता था, और अपनी बहन के घर जाता है और सारी बात अपनी बहन को बताता है कि उसकी जॉब छूट गई है, अब उसके पास कोई काम नहीं है और वो करे तो क्या करे। रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से वो गुजरात में अपने परिवार के साथ रह रहा था। अब वो गाँव आ जाता है। इतने में उसका भांजा है अमित, वो कहता है कि मामा आप टेंशन मत करो, हमारे पास ही आप रह लो, यहीं पे आपको काम दिलवा देंगे और यहीं पे हमारी जमीन है, वहां पे आप अपना घर बनवा लो। तो जो मामा ये सोचता है कि मेरा भांजा है, मेरी कितनी परवाह करता है, और वो तैयार हो जाता है। जब उसकी बहन है वो भी कहती है कि कोई बात नहीं भैया, आप यहीं पे घर बनवा लो, पास में भी रहोगे और परिवार पास में रहेगा। आप इतनी दूर गुजरात में रहते हो, तो कोई अनहोनी घटना हो जाए तो हमें कैसे पता चले, कुछ हो जाए, तुम यहीं पे रह लो और यहीं पे कोई जॉब कर ले। वो तैयार हो जाता है। जो उसकी बहन की जगह है वहीं पे वो घर बनाता है, लेकिन बाद में वापस उसकी जॉब वहीं पे लग जाती है। अब इस बार वो अपना परिवार है वो गांव में छोड़ जाता है और वहां छोड़ने के बाद वो गुजरात चला जाता है। जब गुजरात चला जाता है तो पीछे से जो उसका भांजा है अमित, उसका घर आना जाना लगा रहता था। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, घर का काम करने के लिए, राशन लाने के लिए, हर चीज के लिए घर आता जाता रहता था। इसी बीच जो उसकी मामी है, इसके बीच संबंध कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं और इन दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता है। जब शिविर सिंह गुजरात से घर आते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो देखते हैं कि उसके फोन के अंदर चैटिंग है। अमित से वो बातें करती थी, लगातार घंटों घंटों बातें करती थी। ये बात जब उसे पता चलती है तो अपनी पत्नी की वो मार पिटाई भी करता है और उससे कहता है कि सुधर जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, रिश्ते में वो तुम्हारा बेटा लगता है और तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो। अगर तुम नहीं मानोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो। वो अपनी पत्नी को समझाता है। वो उस वक्त चुप होती है, कहती है कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, और वो वापस गुजरात काम के लिए चला जाता है। ये सारी बात वो अमित को बताती है। अमित को कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो मामा है उसको हमारी चैटिंग, कुछ वीडियो, कुछ फोटो, ये सब कुछ मिल गई और अब तुम मेरे घर मत आया करो। लेकिन उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो वो जो उसकी पत्नी है वो कहते हैं कि अब हमें करना क्या होगा, जब हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। पहले से शिववीर से उसने लव मैरिज की थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। इसके बाद भी उसका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर था अपने ही भांजे के साथ। जब वो दिवाली पे घर आता है 2024 में, 1 नवंबर की बात है, वो चाय बनाती है और चाय के अंदर नींद की दवाई मिलाती है और अपने पति को दे देती है। कहती है कि चाय पी लो। दरअसल जो शिववीर है ये क्या करता था कि हर रोज जब रात को सोने जाता था, इससे पहले चाय पीता था। दिवाली का दिन था, उसने ऐसा ही किया। दिवाली मनाता है, खूब अच्छे से बच्चों के साथ मौज मस्ती करता है। जब रात को घर आता है तो चाय बनती है, वो चाय पीता है और उसके बच्चे हैं वो भी चाय पीते हैं। और उसका बड़ा बेटा रोहित, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, ये चाय नहीं पीता क्योंकि उसे चाय का टेस्ट अच्छा नहीं लगता और वो सो जाता है। जब वो गहरे नींद में चला जाता है, शिविर उसका भांजा उसके घर आता है
और घर आने के बाद फरसे से अपने ही मामा पर 4-5 बार वार करता है। वो दर्द से कराह रहा था, उसकी माँ है वो भी उसके साथ उसके पति को काटने पे तुली हुई थी। उसका बेटा उठ जाता है और रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मेरे पापा को मत मारो। तो उसकी माँ है अपने ही जो बेटा है 12 साल की उम्र थी जिसकी, उसकी मार पिटाई करती है और कहती है कि चुप हो जाओ, वरना जो हाल तुम्हारे पिता का हो रहा है वही हाल तुम्हारा होगा। वो बच्चा इतना डर जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर के सो जाते हैं। इसके बाद वो टुकड़े करते हैं और पहले से उन्होंने गड्ढा खोद रखा तो उसके अंदर डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दूसरे दिन सवेरे जब वो उठती है तो अपने बेटे की फिर पिटाई करती है और उसे कहते हैं कि जो भी तुमने रात को देखा था अगर किसी को बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बेटा डर जाता है और कुछ नहीं बोलता है, किसी से चुप रहता है। धीरे धीरे वक्त बीता है, दिवाली की बात दूज आती है। अब जो भाई दूज आती है उस दिन उसकी बहन है कांति, ये फोन करती है अपनी भाभी लक्ष्मी के पास और कहती है कि भैया की कॉल नहीं लग रही है और वो कहाँ है और आज भाई दूज का त्योहार है, आप मेरे घर भेज दो उसे। तो कहते हैं कि आपके जो भैया है वो तो वापस गुजरात चले गए और उन्हें अर्जेंट काम था, इस वजह से वो बिना बताए चले गए। और आप टेंशन मत करो, आपको मैं दूसरे नंबर दूंगी, उन पर कॉल कर लेना, उनकी कॉल लग जाएगी, उन्होंने सिम चेंज कर लिया। ये सारी चीजें वो अपनी ननद से कहती है। उसकी ननद है वो अभी तक बेखबर थी, उसे पता नहीं था कि उसके भाई के साथ ये सब कुछ हो चुका है और वो भी उसके अपने बेटे और उसकी भाभी ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो अपने भाई के पास लगातार फोन करती है लेकिन उसके भाई की कॉल नहीं लगती है। इसके बाद वो एक दिन घर आती है और जैसे ही घर आती है तो उसके घर पर उसका बेटा और जो उसकी भाभी और जो उसकी भाभी के बच्चे भैया के बच्चे थे वो थे। वो अपनी भाभी से कहती है कि देखो भैया की कॉल नहीं लग रही है और आपकी बात होती है तो आप अपने ही फोन से मुझे भैया से बात करवा दो, क्योंकि कई दिन हो गए और मुझे डर लग रहा है भैया के साथ कुछ गलत ना हो। अब ये सारी बातें होती हैं तो उसकी पत्नी है वो ड्रामा करती है, वो कहती हैं कि देखिए आपके भैया की कॉल नहीं लग रही है, जब भी कॉल लगेगी मैं आपसे बात करवा दूंगी। अब टाइम मिलता है, अब जब उसकी बुआ अकेली रहती है वो रोहित अपनी बुआ के पास आता है और सारी बात अपनी बुआ को बताता है। उसकी बुआ उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। उसके बेटे के बारे में और अपनी भाभी के बारे में यानी अपनी माँ के बारे में वो सारी चीजें बता रहा है। वो उसे कुछ समझ में नहीं आता और तुरंत वो वहां से निकल जाती है। और जो उसकी पत्नी और जो उसका भांजा था वो जहां से उन्होंने गड्ढे में उसके जो टुकड़े किए थे वो दफन किए थे उन्हें निकालते हैं। निकालने के बाद नहर में बहा देते हैं। उन्हें डर था क्योंकि उसकी भाभी जो ननद है वो भी घर पे आई थी, यानी अमित की माँ भी घर पे आई थी, कहीं केस का खुलासा ना हो जाए, पता ना चल जाए। वहां से वो टुकड़े निकालते हैं और नहर में फेंक देते हैं ताकि नहर में बह जाएंगे, पूरी तरीके से गल चुके हैं ये, और नहर में भेज जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सारी बातें रोहित ने अपनी भुआ जी कांति को सारी बातें बता दी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। इसके बाद वो कोर्ट जाती है और अपने बेटे और भाभी को कुछ नहीं बताती इसके बारे में कि ये सारी बातें उसे पता है। वहां जाने के बाद वो अपील करती है तो कोर्ट आदेश देती है कि तुरंत इस केस की जांच होनी चाहिए। वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर दर्ज होती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसके घर जाती है और जब उससे पूछताछ करती है सख्ती से, तो पहले तो कहते हैं कि गुजरात गए जहाँ पे काम करते थे लेकिन फोन नहीं मिल रहा है और वो ठीक है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने सारी बातें हमें बता दी, अब सच बताओ सच क्या है, तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो बताती हैं कि मेरे भांजे के साथ मेरा एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर चल रहा था, ये बातें मेरी पति को पता चल गई थी और उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं थी, वो मेरे साथ मार पिटाई करती तो मैं अपने भांजे के बिना नहीं रह सकती थी, इस वजह से मैंने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जहाँ उन्होंने गड्ढे में दफन किया था सोचा कि वहां जाएंगे तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा और वो बच जाएंगे, तो वहां लेके जाते हैं लेकिन वहां पे कुछ अंश रह जाते हैं, जैसे हड़बड़ाहट में वो टुकड़े वहां से निकालते हैं तो कुछ टुकड़े वहीं पे रह जाते हैं। उन्हीं के जरिए पता चलता है कि जो वो लाश है वो टुकड़े हैं वो शिववीर के हैं। डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, इसके माध्यम से पता चल जाता है। इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल उन पे